Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to start Unit 2 of Research Methodology. So, this is about style manuals. Style manual is a set of standardized guidelines used in academic writing to ensure clarity, consistency, and proper documentation of resources. It tells us how to write, how to format and cite sources in a research paper. In research, content alone is not enough. Presentation and referencing are equally important. A well written paper must follow a recognized style to maintain academic credibility. In this unit, we will discuss that why style menus are important. They play a crucial role in academic writing because they ensure uniformity and consistency across research papers. It helps to avoid plagiarism by guiding proper citation, and it is very important to improve clarity and readability. It is used to maintain a professional academic standard, and it allows readers to verify sources easily. So without a proper style, even a good research can appear unstructured and unreliable. So स्टाइल मेन्यूज कोई रूल बुक नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अ रूल बुक. It's an intellectual framework that governs how knowledge is presented, validated and communicated in academic discourse. देखिए, इन डीपर टर्म्स हम कह सकते हैं कि स्टाइल मेन्यूज जो होता है ना, वो स्टैंडर्डाइज करता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को, ऑथरशिप एक्नॉलेजमेंट को, scholarly communication को, and it ensures that research becomes a part of a shared academic conversation, not an isolated text. फिलोसफिकल रोल है इसका. अगर हम देखें तो फिलोसफिकली स्टाइल मेन्यूज आर डीपली कनेक्टेड विथ epistemology. This is a kind of study of knowledge. It is very important because they answer who owns the language, because in style menus we cite author's name. uh, it talks about the knowledge, the knowledge verification, because we give references of the text in our research paper. And it answer style menu answer like how is knowledge structured. So there are formatting rules. We will discuss it later. So without style menus, knowledge becomes untraceable, unreliable and unacademic, right? And if we talk about the core functions of style menus, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टैंडर्डाइज करता है नॉलेज को. डिफरेंट रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम फॉर्मेट. इसका रिजल्ट यह आता है कि जो भी हम रिसर्च करते हैं वो ग्लोबली एकेडमिक उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है. वो इजीली रीडेबिलिटी उसमें आ जाती है अक्रॉस डिसिप्लिन्स. वेदर इन इंडिया और यूके, एक MLA फॉर्मेट होता है, वो एक जैसा ही होता है और एक ही तरह से यूज़ होता है. एंड स्टाइल मेन्यूज जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली अकाउंटेबल होते हैं. एवरी आइडिया मस्ट बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स ऑरिजिन. इट क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, अकेडमिक ऑनेस्टी. क्योंकि साइटेशन जो होती है ना, एक तरह की हम कह सकते हैं कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट प्रिवेंट्स ऑफ प्लेजरिज्म. बिकॉज स्टाइल मेन्यूज जो होता है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है. जैसे कि आप कोट कर रहे हो, उसमें आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, समराइज कर रहे हो. सो प्लेजरिज्म इज़ नॉट जस्ट कॉपिंग, इट्स द इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. देखिए, कॉपी करा भी है अगर आपने, तो उसको आपको इंटेलेक्चुअली लिखना है ताकि वो प्लेजरिज्म फ्री हो जाए. जैसे आप कोट कर रहे हैं, तो कोट को आप पैराफ्रेज कीजिए, उसको समराइज कीजिए. स्टाइल मेन्यूज टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चरिंग थॉट. स्टाइल मेन्यूज शेप हाउ वी थिंक एंड राइट. जैसे कि हमारे पास 3 तरह के तरीके होते हैं स्टाइल मेन्यूज़ के, वो हम आगे पढ़ेंगे. जिसमें से जैसे एक है MLA. वो होता है टेक्स्ट फोकस थिंकिंग. APA जो फोकस करता है वो डेटा और रिसर्च
के ऊपर करता है, डेटा रिसर्च फोकस थिंकिंग होती है, और शिकागो जो स्टाइल है वो हिस्टोरिकल नरेटिव थिंकिंग पर डिपेंड करता है. सो स्टाइल मैनुअल्स इन्फ्लुएंस मेथोडोलॉजी प्लस इंटरप्रिटेशन, राइट. देखिए, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो रिसर्च आइडियाज़ आते कैसे हैं. रिसर्च आइडियाज़ आते हैं क्रिटिकल रीडिंग से, दूसरे स्कॉलर के वर्क से आते हैं. तो रिसर्चर कभी भी ज़ीरो से, रिसर्च जो होती है वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती है. रिसर्च को हम मान सकते हैं इट्स लाइक अ कॉन्वर्जेशन विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, राइट. मतलब एकेडमिक राइटिंग का कोर होता है ये, आपको दूसरे स्कॉलर्स के आइडियाज़, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स को अपने काम में, अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना होता है. तो 4 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हमें रिसर्च में काम आती है, और मतलब स्टाइल मैन्यूल्स में भी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट कोटेशन. तो डायरेक्ट कोटेशन का मतलब होता है कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स को लिख दीजिए, मतलब किसी सोर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स को आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, राइट. वहाँ पर आपको वो मेंशन भी करना होगा कि ये कोट आपने पर्टिकुलर बुक के पेज, पर्टिकुलर पेज नंबर से लिया है. ये ऑथेंटिसिटी, इससे क्या होता है कि इससे ऑथेंटिसिटी मेंटेन होती है. लेकिन हाँ, इसको आप ओवर यूज़ नहीं कर सकते. आप सोचिए कि आप हर एक पेज पर, हर एक पॉइंट पर इसको यूज़ करेंगे तो वो आपकी रिसर्च को वीक कर देगा, राइट. सो डायरेक्ट कोटेशन आप कर सकते हो, लेकिन इसका ओवर यूज़ करके आप अपनी रिसर्च को वीक कर सकते हो, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. एमएलए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कोटेशन मार्क्स जो होता है उसमें साइटेशन मैंडेटरी होता है. दूसरा है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि सेम कोई आइडिया, कोई पर्टिकुलर आइडिया है जो आपने किसी दूसरे स्कॉलर का पढ़ा है, आप सेम आइडिया को अपने वर्ड्स में लिखते हैं. मतलब मीनिंग वही रहेगा लेकिन वर्ड्स अलग हो जाएंगे. तो ये स्किल जो होता है ना, वो रिसर्चर का बैकबोन आप बोल सकते हो. मतलब सिर्फ वर्ड्स चेंज करने, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वही है, मीनिंग वही है. मतलब वर्ड्स चेंज करना है. पैराफ्रेजिंग मतलब वर्ड्स को चेंज करना, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को आपने वर्ड्स चेंज करके लिख दिया, वो पैराफ्रेजिंग है. वो नहीं है. वर्ड्स को भी आपने चेंज किया है, लेकिन आपको उस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग हुई है और उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखा है. तो पैराफ्रेजिंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है. थर्ड चीज़ होती है समराइजिंग. इट कंडेंस द मेन आइडियाज़. इसमें क्या होता है कि लार्ज कंटेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मतलब फोकस करते हैं मेन आइडिया पर, लेकिन डिटेल्स को आप रिमूव कर देते हैं, जैसे समरी लिखते हैं बेसिकली वही. अब समराइजिंग का लिटरेचर में क्या यूज़ है, इसको आप लिटरेचर रिव्यू में यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने में आप इसको यूज़ कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट है बैकग्राउंड रिसर्च. इसमें क्या होता है कि आपको टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेना पड़ता है, और यहीं से फाउंडेशन बनता है रिसर्च का. मतलब विदाउट बैकग्राउंड रिसर्च आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते. अगर करते भी हैं तो वो वीक होगा. सो एक बुक है CR कोठारी की, रिसर्च मेथोडोलॉजी की. तो वो भी इस अपनी बुक में ये बात कहते हैं कि रिसर्च सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग से ही शुरू होती है, राइट. मतलब आप ये जितना भी आइडिया बोरो करते हो उसको आपको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना पड़ता है, राइट. अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक टर्म बोला कि आप स्टाइल मैन्यूल्स के थ्रू प्लेजरिज्म से बच सकते हैं. मतलब प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपको इस तरह से कोट करना होता है. प्लेजरिज्म होता क्या है, देखिए, अगर आप दूसरों के आइडियाज़ यूज़ करते हैं और आप उन्हें क्रेडिट नहीं देते कि ये आइडिया आपने खुद से नहीं लिखा है, आपने किसी पर्टिकुलर बुक से लिया गया है. एथिक्स यही कहते हैं कि आपको उनको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अगर आप उन्हें क्रेडिट नहीं देते हैं या देना भूल जाते हैं तो वो आ जाता है प्लेजरिज्म में. मतलब आपने एक तरह से कॉपी किया है बिना क्रेडिट दिए, बिना कोट किए. प्लेजरिज्म सिर्फ कॉपी नहीं है, बल्कि ये है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और एकेडमिक, इसको हम एकेडमिक क्राइम भी कह सकते हैं. जैसे आपने किसी का कुछ लिखा हुआ चोरी कर लिया तो वो इसमें आ जाएगा, प्लेजरिज्म में आ जाएगा. तो बेसिकली अगर आप किसी का कुछ भी कॉपी भी करते हैं, अगर आपको एग्जिस्टिंग आइडिया पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना चाहते हैं, तो आपको कोट करके उस पर्टिकुलर बुक को, उस पर्टिकुलर स्कॉलर को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो. हर एक रिसर्चर, चाहे वो
एमफिल रिसर्च स्कॉलर हो, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हो, या ये जो यूनिवर्सिटीज़ का 4th ईयर का प्रोग्राम है इसका अगर स्कॉलर हो, इनके जो इन सबके मन में एक टेंशन होती है, वो होती है कि हमारा हमारा जो भी काम है, हमारी जो रिसर्च वर्क है, उसमें प्लेजरिज्म ना आए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का एकेडमिक क्राइम होता है, राइट। और ये कुछ ही % अलाउ होता है, उससे ज़्यादा यूज़ करना इसको अलाउ भी नहीं होता है। अब ये भी कई तरह का होता है, जैसे कि टाइप्स टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म में है, जैसे डायरेक्ट प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन, सेल्फ प्लेजरिज्म, पैच वर्क प्लेजरिज्म। सो बेसिकली ना, प्लेजरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्स ideas, words or work without proper acknowledgement and presenting it as your own. In simple words we can say that using without giving credit, right? तो ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है, एथिकल वायलेशन है, सीरियस एकेडमिक ऑफेंस है। तो ये कुछ मेजर टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म है, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, राइट। इसमें क्या होता है कि आपने कॉपी किया टेक्स्ट को वर्ड फॉर वर्ड फ्रॉम अ सोर्स विदाउट कोटेशन मार्क्स और साइटेशन, राइट। तो जैसे आपने कोई भी लाइन अपने कॉपी कर ली, तो और उसमें साइटेशन नहीं किया, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्लेजरिज्म। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कम्प्लीटली एक तरह की चोरी करना है। इट कम्प्लीटली स्टील्स द ऑथर्स वर्क एंड इट शोज नो ओरिजिनल एफर्ट। सो दिस इज़ द मोस्ट पनिशेबल फॉर्म। आपकी रिसर्च एक्सेप्ट नहीं होगी अगर डायरेक्ट प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है तो, राइट। इट्स काइंड ऑफ अ थेफ्ट। दूसरा है पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन। इसका मतलब होता है कि यू री राइट समवन एल्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। तो ये भी एक तरह का चोरी है, राइट। जैसे कि किसी ने लिखा कॉलोनियलिज्म रीशेप्ड कल्चरल आइडेंटिटीज, है ना, और आपने उसकी पैराफ्रेजिंग करके लिख दिया कॉलोनियल रूल चेंज हाउ कल्चर्स फॉर्म देयर आइडेंटिटीज। देखिए, है तो ये चोरी ही, लेकिन आपने इसको पैराफ्रेज किया, तो यहाँ पर आपने साइटेशन नहीं किया। मतलब इवन इफ वर्डिंग इज डिफरेंट, लेकिन जो आइडिया है दैट बिलोंग्स टू ओरिजिनल ऑथर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपको साइटेशन करनी पड़ेगी। भले ही आपने पैराफ्रेजिंग कर दी है, वो वर्ड्स आपने मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं किया, जैसे पहले वाले में किया था ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया था, तो भाई साइटेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको साइटेशन इज स्टिल रिक्वायर्स, क्योंकि आइडिया तो आपने कॉपी किया है ना। तो आइडिया कॉपी किया है तो फिर आपको देना पड़ेगा क्रेडिट। तीसरा है सेल्फ प्लेजरिज्म। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप अपना ही कोई प्रीवियस वर्क जो आपने सबमिट किया था, उसको आप रीयूज़ करते हो विदाउट परमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट। मतलब आपने खुद से ही चोरी कर ली, खुद के काम की चोरी कर ली। जैसे सपोज आपकी कोई आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, ठीक है, और आपने दोबारा एक और रिसर्च पेपर पब्लिश कराया, और उसमें क्या किया आपने, अपने मतलब उससे कुछ आइडिया ले लिया और वहाँ का कुछ कंटेंट अपने दूसरे नए रिसर्च पेपर में लिख दिया, अपने ही कंटेंट को यूज़ करके विदाउट गिविंग साइटेशन, मतलब विदाउट साइटेशन आपने लिख दिया। तो ये इसको हम कहेंगे सेल्फ प्लेजरिज्म। मतलब आपने क्या किया, यू री यूज़ योर ओन प्रीवियसली सबमिटेड वर्क विदाउट परमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट, राइट। जैसे कि सबमिटिंग सेम असाइनमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स, आपने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक ही असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म है। और आपने अपना ही ओल्ड रिसर्च पेपर न्यू सबमिशन के लिए यूज़ कर लिया। अब ये गलत क्यों है? आपने अपना ही तो काम यूज़ किया है, ऐसे किसी और का तो किया नहीं है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इवैल्यूएटर को, रीडर्स को ये मिसलीड करता है। और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक ऑनेस्टी की, ये इसको भी वॉयलेट करता है। सो योर ओन वर्क जो है, जो कि सबमिट हो चुका है, कहीं पब्लिश हो चुका है, आप उसको विदाउट मेंशनिंग आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। आप उसको रीयूज़ कीजिए, फिर होगा। अगला क्या था? पैच वर्क प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज से आइडिया लेके उन्हें मिक्स कर देना। इट्स लाइक द कंबाइनिंग फ्रेजेस, सेंटेंसेस और आइडियाज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विदाउट प्रॉपर साइटेशन। जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा आपने, ठीक है,
वो उसमें से पहली लाइन आपने किसी एक बुक से ले ली, दूसरी किसी दूसरी बुक से ले ली, तीसरी किसी वेबसाइट से ले ली, और सबको कंबाइंड करके आपने लिख दिया विदाउट गिविंग क्रेडिट, तो ये भी एक तरह की चोरी है। सो ये क्या लगेगा जो अब जैसे आपने कुछ कुछ पार्ट अलग अलग चीज़ों से कॉपी कर लिया, राइट, तो इट लुक्स ओरिजिनल बट एक्चुअली इट इज़ कॉपीड, एंड ये बहुत मुश्किल भी होता है डिटेक्ट करना, लेकिन ये दिस इज़ कॉल्ड हिडन प्लेजरिज्म। ये भी चोरी है लेकिन ये छुपी हुई चोरी है, ठीक है। एक और होती है इसमें जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि अनइंटेंशनली आप आप साइट तो करना चाहते थे, सोर्स को प्रॉपरली साइट को सोर्स को साइट करना चाहते थे, लेकिन आपने एक्सीडेंटली आपने नहीं किया, भूल गए आप, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। ये इसमें इसके रीज़न होता है कि ये भाई आप साइट करना भूल गए, या आपने कोई इनकरेक्ट रेफरेंस स्टाइल यूज़ कर लिया, तो भी ये हो जाता है, या फिर आपको पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज थी, आपको पता नहीं था, तो आपने ऐसा कर दिया, मतलब गलती से, इंसान है भाई, गलती हो गई, तो इवन इफ अनइंटेंशनली इसको प्लेजरिज्म तो कहेंगे ही। अब आपने गलती से किसी का पेन उठा लिया, आपको नहीं पता था कि इसका मालिक तो यही है, वो उसको रख के गया है, आपको लगा कि भाई कोई इसका मालिक नहीं है, आपने चुपचाप उठा के रख लिया। अब जब उसको पता चलेगा पेन के ऑनर को, एक्चुअल ऑनर को, तो वो तो यही बोलेगा ना, भाई इसने मेरा पेन चोरी कर लिया, जबकि आपको तो वो पड़ा हुआ मिला था, इसलिए आपको अच्छा लगा, आपने उठा लिया। चोरी तो देखो चोरी है, बस यही है। एक और होता है इसमें, 1 2 3 4 5 सिक्स है, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड एनी इनकरेक्ट, इसमें हम प्रोवाइड कर देते इनकरेक्ट और फेक सोर्स, मतलब हमने गलत सोर्स दे दिया, जैसे कि citing a source you never used और गिविंग रॉन्ग ऑथर नेम, तो ये भी एक तरह का प्लेजरिज्म है। ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एक तो ये ट्रस्ट ब्रेक करता है एंड मेक रिसर्च अनरिलायबल, ठीक है। एक होता है आइडिया प्लेजरिज्म। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं किसी और का ओरिजिनल आइडिया और या फिर कंसेप्ट विदाउट एक्नॉलेजमेंट, तो हमने आइडिया चोरी कर लिया, तो वो हो गया आइडिया प्लेजरिज्म। ये एक तरह की यूनिक थियोरी होती है टू फ्रॉम अ पेपर। इसमें आप ना दूसरे का पेपर अपना बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेजरिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट आइडियाज़, राइट। तो बेसिकली हमने ये 7 तरह की प्लेजरिज्म पढ़ा। पहला था डायरेक्ट में आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हो, और इसका जो लेवल है बहुत सीरियस है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पैराफ्रेजिंग में आप वर्ड्स अपने लिखते हो लेकिन आइडिया चुरा लेते हो, तो ये इसका लेवल भी सीरियस है। तीसरा है सेल्फ, यहाँ पर आप अपने ही काम को रीयूज़ करते हो, इसका लेवल हम मान सकते हैं मॉडरेट। पैच वर्क में हम बहुत सारे जगह से कॉपी करते हैं, तो इसको हम हिडन भी कह सकते हैं, हिडन है बट ये भी सीरियस है। एक्सीडेंटल जो मैंने आपको बताया था, इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस में होता है, ये आपको पता नहीं, आपने अनजाने में किया, बट ये भी सीरियस है, राइट। उसके बाद है सोर्स बेस्ड, इसमें आप मिसलीड करते हो, साइटेशन करते हो, फेक साइटेशन करते हो, ये एथिकल इशू है। लास्ट है आइडिया, इसमें आप कंसेप्ट चुराते हो, और ये डीप इंटेलेक्चुअल थेफ्ट होता है। तो प्रॉपर साइटेशन जो होता है, अगर आप ये सब काम कर रहे हो, मतलब आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस ऑथर को अगर आप क्रेडिट दे दें, तो आपका जो रिसर्च होता है वो प्लेजरिज्म से बच जाता है, राइट। तो आपको प्रॉपर अगर साइटेशन कर दिए तो आपका काम प्लेजरिज्म से बच जाएगा। सो आपको यह अवॉइड करना चाहिए। इसके कई तरीके हैं, जैसे हमेशा सोर्सेज को साइट कीजिए, कोटेशन मार्क्स यूज़ कीजिए फॉर डायरेक्ट कोट्स, पैराफ्रेजिंग प्रॉपरली कीजिए और साइटेशन भी कीजिए, और कुछ प्लेजरिज्म चेकर टूल्स होते हैं उनको भी यूज़ कीजिए, और स्टाइल मैनुअल के लिए एक प्रॉपर स्टाइल मैनुअल यूज़ कीजिए, MLA APA और शिकागो जो भी है उसको यूज़ कीजिए। सो
Plagiarism is not just a technical mistake, it is a failure of academic integrity, it's a violation of intellectual ethics, right? अब बात करते हैं हम स्टाइल मेन्यूज की, कि स्टाइल मेन्यूल क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो स्टाइल मैनुअल जो होता है एक सेट होता है ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग टू ensure proper citation, consistent formatting, clear language, professional presentation. In simple words, we can say that style manual tells you how to write your research paper correctly, right? It is very important. Style manuals बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये मेंटेन करता है यूनिफॉर्मिटी इन एकेडमिक राइटिंग, ये प्लेजरिज्म का अवॉइड करता है, ये प्रॉपर क्रेडिट देता है सोर्सेस को, ये क्लैरिटी और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, राइट? अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम इनको समझेंगे. पहला है साइटेशन गाइडलाइंस. तो ये एक्सप्लेन करता है हाउ टू गिव क्रेडिट टू सोर्सेस. तो इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि इन टेक्स्ट साइटेशंस आता है इसमें, फुट नोट्स, एंड नोट्स, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस लिस्ट आती है इसमें, राइट? इसमें 3 तरह के तरीके होते हैं फॉर्मेट साइटेशन करने के, जैसे MLA, APA एंड शिकागो, राइट? ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है प्लेजरिज्म को, एकेडमिक ऑनेस्टी को शो करता है, और ये हेल्प करता है रीडर्स को ताकि वो ट्रेस कर सके सोर्सेस, राइट? सेकेंड है फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स. फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ये इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर अपीयरेंस फॉर ऑफ योर पेपर, राइट? ये इंक्लूड करता है मार्जिन को, मार्जिन जैसे कि 1 इंच का यूजुअली होता है. फॉन्ट स्टाइल्स को इंक्लूड करता है. फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, और 12 पॉइंट इसमें यूज़ होने चाहिए, ठीक है? लाइन स्पेसिंग होती है इसमें, जैसे कि डबल स्पेसिंग जो है वो होती है. इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं. पेज नंबर मेंशन्ड होते हैं. फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स मेक योर वर्क नीट एंड प्रोफेशनल. इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस पेपर्स. लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इट गाइड्स हाउ टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली, जैसे कि ग्रामर रूल्स, पंक्चुएशंस, एकेडमिक टोन, और बाइस फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट? जैसे आपको ये नहीं कहना कि पीपल लाइक अस थिंक, नहीं, द स्टडी सजेस्ट, ऐसे आप लिख सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि ये इम्प्रूव करता है क्लैरिटी को. इट मेक्स राइटिंग फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव, राइट? फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेंट्स. इट एक्सप्लेन्स हाउ टू स्ट्रक्चर अ रिसर्च पेपर. जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रिसर्च पेपर में एक टाइटल पेज होना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक मेथोडोलॉजी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, लास्ट में रेफरेंस होना चाहिए. तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है. तो यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेंट्स होता है. इट मेक्स content logical and easy to follow. It helps readers to understand the flow, right? आगे हम पढ़ेंगे मेजर स्टाइल मेन्यूज़ को. तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, मतलब इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको यूज़ करके हमारे पास ये कुछ डिफरेंट स्टाइल मेन्यूज़ हैं, जिसमें से सबसे पहला है MLA. देखिए MLA बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं. कल को हम रिसर्च करेंगे तो हम इसी को फॉलो करेंगे. बाकी और दूसरे भी हम कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में यही यूज़ होता है. इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. दिस स्टाइल इज़ अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एकेडमिक राइटिंग एंड साइटेशन मेनली यूज्ड इन लिटरेचर, language studies, cultural studies and humanities. It focuses on clarity, simplicity, proper attribution of sources. इसका पर्पस क्या होता है? अगर हम MLA स्टाइल की बात करें तो इसका पर्पस होता है टू गिव credit to original authors, to maintain uniform structure, to avoid plagiarism, to make research easy to understand and verify, right? इसके कोर फीचर होते हैं जैसे कि इन टेक्स्ट साइटेशन, आप पढ़ेंगे आगे चलकर. तो इन टेक्स्ट साइटेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक बेसिक रूल है कि ऑथर का लास्ट नेम इसमें आप मेंशन करोगे, ठीक है? और जैसे ये स्मिथ लिखा हुआ है तो ये ऑथर का लास्ट नेम होगा प्लस पेज नंबर होगा. मतलब ऐसे हम MLA फॉर्मेट में
साइटेशन करते हैं, जैसे कि स्मिथ 24, शेक्सपियर 45, एच ए बे 23। और अगर ऑथर का नाम ऑलरेडी सेंटेंस में है तो सिर्फ आप 23 लिखोगे, राइट। इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, राइट, मतलब आपने कहीं से कुछ कॉपी करके लिखा है, तो उसके लास्ट में आप ये लिखेंगे, ठीक है। अगर उस सेंटेंस में ऑलरेडी नाम है ऑथर का तब आप ये नहीं लिखोगे, तब आप सिर्फ ब्रैकेट में 23 लिखोगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है ऑथर का नाम तभी इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो आप कैसे लिखोगे, तब आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे स्मिथ एंड जॉन 23, राइट। ऐसे लिखोगे। और अगर दो से भी ज़्यादा है तो आप ऐसे लिखोगे स्मिथ एट ऑल 23। इसका मतलब और भी ज़्यादा है। और अगर कोई भी ऑथर नहीं है, सपोज़ आपको ऑथर ही नहीं पता कि लाइन किसने लिखी, ऑथरलेस है वो, तब आप टाइटल यूज़ करोगे, ठीक है। आप टाइटल लिखोगे और पेज नंबर लिख दोगे, राइट। अब एमएलए यूज़ क्यों, इस तरह का सिस्टम क्यों यूज़ करता है, ये जो मैंने आपको कुछ सिस्टम बताए ऐसे क्यों यूज़ करता है, ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इट कीप्स राइटिंग सिंपल एंड लेस क्लटर्ड, इट फोकस स्टेज, सो द फोकस स्टेज ऑन द टेक्स्ट एनालिसिस, राइट। अगर हम इसके साइटेड पेज की बात करें, इट वर्क्स द साइटेड पेज, पहले हमने बात की थी इन टेक्स्ट साइटेशन में। अगर हम बात करें वर्क साइटेड पेजेस की, तो ये क्या है, ये एक तरह की लिस्ट होती है ऑफ ऑल सोर्सेज एक्चुअली यूज्ड इन योर पेपर, राइट। इसमें आप, इसके की रूल है कि इसमें आप टाइटल लिखोगे, मतलब जो भी वर्क साइटेड है उसको लिखोगे सेंटर अलाइनमेंट से, एंट्रीज अरेंज करोगे अल्फ़ाबेटिकली, डबल स्पेस्ड होगा और सेकेंड लाइन इंटेंडेड होगी, राइट। जैसे आपने कोई बेसिक कोई बुक का कोई टेक्स्ट लिया है, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो पहले आप लिखोगे ऑथर का नाम है चिनुआ एचेबे, तो सरनेम पहले होगा, कॉमा, फुल स्टॉप। टेक्स्ट को लिखोगे आप इटैलिक, फुल स्टॉप। इसका पब्लिकेशन लिखोगे, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखूँगी मैं, फुल स्टॉप, नहीं सॉरी कॉमा, और ईयर, फुल स्टॉप, ठीक है। ये तो हो गया बुक्स का फॉर्मेट, एमएलए में बुक्स को कैसे लिखा जाता है, राइट। अगर आपको जर्नल आर्टिकल लिखना है, कोई जर्नल का कोई आर्टिकल है, सपोज जॉन स्मिथ का कोई आर्टिकल लिखना है, तो उसका नाम स्मिथ जॉन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे पेपर का नाम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, राइट। अब उस पेपर जर्नल का नाम लिखोगे जहाँ ये पेपर पब्लिश हुआ था, ये लिख लिया, वॉल्यूम 5, नंबर 2, ईयर लिखेंगे जब पब्लिश हुआ था, प्रिंट पेज 45 to 60, फुल स्टॉप। तो ये हो गया जर्नल स्टाइल, जब आप जर्नल लिखोगे। सपोज आपने लिया है कोई वेबसाइट से रेफरेंस, तो वेबसाइट को भी आपको साइट करना आना चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे आप साइट का नाम, सॉरी जो पेपर है उसका नाम, ग्लोबल लिटरेचर ट्रेंड्स, ये ऑनलाइन जो जर्नल है उसका नाम लिखेंगे, लिटरेरी हब, कॉमा, ईयर लिखेंगे
कॉमा, अब आप साइट का नाम लिखोगे www.lethub.com एरो डॉट। तो ये होती है वेबसाइट को साइट करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम एल ए स्टाइल। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स रीडर्स टू ट्रेस सोर्स इजीली, इट शोज द रिसर्च डेप्थ, राइट। तो ये हो गया हमारा साइटेड पेज, मतलब पेज को साइट करना। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि फॉर्मेटिंग रूल्स क्या होते हैं। फॉर्मेटिंग रूल्स क्या है एमएलए के? इसका फॉर्मेटिंग रूल है कि जो पेपर साइज होगा वो आपका A4 होगा। एक सेकेंड, पेपर साइज आपका A4 होगा या फिर 8.5x11 इंचेस होगा। ये हो गया पेपर साइज। फॉन्ट साइज आपका होगा टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट स्टाइल होता है, ये आपको MS वर्ड में मिल जाएगा, रोमन। और इसका जो वर्ड्स का साइज होगा वो 12 होगा, ठीक है। लाइन स्पेसिंग इसमें डबल होगी और मार्जिन्स 1 इंच होंगे, ठीक है। लाइन स्पेसिस डबल होगा, राइट। सो फर्स्ट पेज का फॉर्मेट होगा, लेफ्ट साइड पे आपका नाम, इंस्ट्रक्टर का नाम, कोर्स का नाम, डेट वगैरह होगा। और जो टाइटल होगा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसे होगा। जो आपका टाइटल होगा वो सेंटर अलाइंड होगा, राइट। कोई बोल्ड नहीं होगा, बोल्ड नहीं होगा, अंडरलाइन भी नहीं होगा, सिंपल होगा। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन यूज़ होगी। पेज नंबर्स उसके, जैसे ये पेज है, पेज नंबर टॉप राइट कॉर्नर में होंगे, ठीक है, इधर होंगे, टॉप राइट कॉर्नर में होंगे। और आपका जो लास्ट नेम है और पेज नंबर वो लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब पेज नंबर्स को ऐसे लिखा जाएगा। इसकी ये जो एमएलए होता है ये बहुत ही क्लीन और स्टैंडर्ड एकेडमिक लुक देता है, ठीक है। अब टाइटल की बात करें अगर हम, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो टाइटल होता है वो कैपिटल होता है। तो इटैलिक्स, सॉरी कैपिटल नहीं होता, इटैलिक्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको बड़े बड़े काम लिखने होते हैं, जैसे कि बुक्स के नाम आपने लिखे हैं, बुक्स बड़ी चीज़ है, आपने उसका नाम लिखा इसलिए ये इटैलिक हो गया, ठीक है। आपने किसी प्ले का नाम लिखा है, किसी जर्नल का नाम लिखा है, ये यहाँ पे लिखा ना जर्नल का नाम, तो ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए इसको बिगर वर्ड्स में लिखा जाता है। और जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो छोटे काम के लिए लिखे जाते हैं। देखिए जैसे ये है, ये हमने कोट किया ना ये नाम, तो ये जर्नल पेपर है। जर्नल पेपर बुक से एक एक लेवल नीचे होते हैं, वो इतने बड़े काम नहीं होते हैं, वो स्मॉलर वर्क्स होते हैं इफ़ वी कंपेयर दिस टू नॉवेल्स और बुक्स और प्लेज। मतलब आर्टिकल्स जो होते हैं वो बुक्स और प्लेज से स्मॉलर वर्क माने जाते हैं, आर्टिकल्स, पोएम, चैप्टर्स। तो उनको हम इसीलिए कोट कर देते हैं। देखो कोट किया ना हमने, यहाँ पर कोट किया है, राइट। इसमें भी जैसे मैंने आपको 4 टाइप की वो बताई थी कि हम 4 तरीके से कॉपी कर सकते हैं, मतलब हम कॉपी क्या बोलेंगे, प्लेजरिज्म कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कोट था, तो जब हम कोट करेंगे तो उसी में हम अपना जो रेफरेंस है वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा ना मैंने, ये रहा, ये स्मिथ 23, ऐसे ही लिख देंगे। सिमिलरली जब हम पैराफ्रेजिंग करेंगे सेम आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, तब भी हम साइटेशन करेंगे। इवन पैराफ्रेजिंग मस्ट बी साइटेड, राइट। सो एमएलए जो होता है वो वर्क साइटेड के लिए यूज़ होता है एंड इट इंक्लूड्स ओनली साइटेड सोर्सेज, राइट। अब बात करते हैं एपीए की, ये वाला एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए स्टाइल जो है ये भी एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है ऑफ राइटिंग और फॉर्मेटिंग और साइटेशन, मेनली यूज्ड इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंसेस। तो बीइंग द लिटरेचर स्टूडेंट हम इसको यूज़ नहीं करते वैसे तो। लेकिन हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इट फोकसेस ऑन क्लैरिटी, प्रिसीशन एंड रिसर्च बेस्ड राइटिंग। इसका जो पर्पस होता है ना ईपीए का, वो होता है टू प्रेजेंट रिसर्च इन अ क्लियर एंड लॉजिकल वे,
टू एम्फसाइज रिसेंट रिसर्च, जिसमें डेट काफ़ी मैटर करती है. इट इज़ यूज टू इंश्योर प्रॉपर साइटेशन एंड अवॉइड प्लेजरिज्म एंड टू मेंटेन यूनिफॉर्म एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. अगर हम इसके कोर फीचर्स की बात करें, राइट, तो इसमें ना ऑथर और डेट फॉर्मेट होता है. ठीक है, मतलब इसका बेसिक रूल है कि ऑथर का लास्ट नेम, जैसे कि विलियम शेक्सपियर है तो शेक्सपियर लिखेंगे, और जब वो प्ले या ड्रामा जो भी है वो जब जिस ईयर में पब्लिश हुआ था वो ईयर लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पर देखो ये लिखा है, जॉन स्मिथ का लास्ट नेम लिखा है स्मिथ 2020. और अगर एक से ज़्यादा है तो एंड लगा देते, स्मिथ एंड जॉन कॉमा 2020. अगर ऑथर का नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है सेंटेंस में तो आपको जहाँ पर भी ऑथर का नाम आएगा वहीं पर ब्रैकेट में आप ईयर लिख देंगे. तो यहाँ पर डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. ये डायरेक्ट कोट में आप पेज नंबर इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ लिखा स्मिथ पेज ईयर कॉमा पेज नंबर 45, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे. ठीक है, और अगर दो ऑथर्स है तो सेम यही रहेगा, स्मिथ एंड जॉन 2020 कॉमा पेज नंबर 45. अब ये एपीए क्यों यूज़ करता है इस तरह के सिस्टम को, टाइम ईयर डेट्स को क्यों करता है? क्योंकि ये शो करता है कि हाउ रिसेंट द रिसर्च इज़. इसका जो एम होता है वो ये बताना होता है कि जो रिसर्च है वो कितनी नई या कितनी पुरानी है, कितनी रिसेंट है. क्योंकि इसको देखिए, इसको हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में. ठीक है, ये लिटरेचर में, हिस्ट्री में, इन सब चीज़ों में ना यूज़ नहीं होती. ये साइकोलॉजी में यूज़ होता है एपीए स्टाइल. साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन, सोशल साइंसेस, ये इनमें यूज़ होता है. और यहाँ पर टाइम बहुत मैटर करता है कि ये जो भी रिसर्च है, ये जो भी डेटा है, ये कितना पुराना है, राइट. ताकि क्यों, और ये साइंटिफिक और सोशल रिसर्च में टाइम जो है, मतलब रिसेंट कितना है, ये पता होना ये बहुत ज़रूरी है, राइट. अब इसमें भी एक रेफरेंस लिस्ट होती है जो कि लिस्ट करता है पूरे ऑल सोर्सेज साइटेड इन द पेपर्स को. इसके भी कुछ की रूल्स हैं, जैसे इसमें जो टाइटल होगा वो रेफरेंसेस का, मतलब जो टाइटल होगा वो सेंटर अलाइंड होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, डबल स्पेसिंग होगा, हैंगिंग इंटेंट होगा. इसमें भी प्रॉपर वे में होता है. लेकिन यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर मैंने साइट किया था ना काम को, इसको, यहाँ पर ये टाइम ईयर जो है एंड में लिखा गया था, यहाँ पर बिल्कुल इधर ही लिख दिया जाएगा ऑथर के नेम के साथ. इसमें कैसे होता है, जैसे इसी को मैं बोलती हूँ स्मिथ कॉमा जे डॉट ईयर 2020, फिर आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक्स में, पब्लिशर का नाम जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा. तो इसको ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, अब आपको ये तो हो गया बुक्स के लिए. अगर सपोज़ आपको कोई जर्नल आर्टिकल जो है उसका साइटेशन करना है तो आप ऐसे लिखेंगे शर्मा कॉमा आर डॉट 2021 फुल स्टॉप आइडेंटिटी इन मॉडर्न कल्चर फुल स्टॉप. ये इटैलिक होगा, यहाँ मैं इटैलिक लिख रही हूँ. ये सॉरी ब्रैकेट नहीं होगा, जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज़ कॉमा पेज नंबर, इसे पेज नंबर में मेंशन किया जाएगा. और अगर आपको वेबसाइट, ये तो था जर्नल के लिए, और अगर आपको वेबसाइट को साइट करना है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल स्टॉप ईयर, ये इटैलिक्स में होगा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, फिर आपको लिखनी है वेबसाइट, ये पूरा होगा. और ये लिखने के बाद एक एरो बना देंगे.
ठीक है। तो एम एल ए की तरह ए पी ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पब्लिकेशन डिटेल्स, इट हेल्प्स वेरीफाई रिसर्च ऑथेंटिसिटी। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो इसमें भी इसी की तरह टाइम्स रोमन यूज़ होता है। ठीक है, टाइम्स रोमन फॉन्ट यूज़ होता है, 12 पॉइंट में यूज़ होता है, स्पेसिंग डबल होती है, मार्जिन्स 1 इंच के होते हैं। टाइटल पेज की अगर हम बात करें तो मतलब टाइटल पेज में इंक्लूड होता है टाइटल ऑफ पेपर, ऑथर नेम, इंस्टीट्यूशन, कोर्स, इंस्ट्रक्टर, डेट, सब होता है। और रनिंग हेड की बात करें इन सम केसेस तो शॉर्ट वर्जन ऑफ टाइटल एट द टॉप लिखा जाता है, पेज नंबर्स वही टॉप राइट कॉर्नर में होते हैं। एंड दिस APA गिव्स यू प्रोफेशनल एंड रिसर्च ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, राइट। इसमें भी देखो टिपिकल सेक्शंस होते हैं, जैसे कि टाइटल पेज होगा आपकी रिसर्च का, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मेथडोलॉजी होगा, रिजल्ट्स होंगे इसमें, इसमें ना डिस्कशन भी होगा, एंड फिर रेफरेंस होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है APA। देखिए अगर हम APA और MLA का डिफरेंट उसकी बात करें, अभी ये बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा और APA की बात करते हैं। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट होगा ना 150 to 250 वर्ड्स का होगा, समरी होगी पूरी इंटायर रिसर्च की। इट मेक्स रिसर्च सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। इसकी जो लैंग्वेज एंड टोन की बात करें अगर हम, तो इसका जो टोन होगा वो फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें इमोशनल और बायस लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च को दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम APA और MLA की बात करें, राइट, तो ये रिसर्च इन डेटा इसका कोर आइडिया है। ठीक है, MLA जो है वो टेक्स्ट प्लस इंटरप्रिटेशन की बात करता है, ये साइंटिफिक है, ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए। ठीक है, मतलब ये सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, एजुकेशन के लिए, ये ह्यूमैनिटीज़ यानी कि लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए। ठीक है, इसमें डेट्स मेंशन की जाती है। इसमें डेट्स का ना इतना मतलब मेंशन तो इसमें भी किया जाएगा, बट फोकस ऑन वेयर इन द टेक्स्ट। ठीक है, इसमें इतना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। डेट यहाँ पे भी मतलब ईयर तो हम भी लिखते हैं, MLA वाले भी लिखते हैं, लेकिन इतना नहीं रखते। APA केयर्स अबाउट ईयर एंड MLA केयर्स अबाउट पेज नंबर। पेज नंबर पे ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ जो रेफरेंसेस होते हैं वो उसमें फुल पब्लिकेशन डिटेल दी जाती है। इट फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, कंप्लीटनेस पे ध्यान देते हैं। लेकिन MLA जो है लिस्ट ओनली द साइटेड वर्क्स, इट्स स्लाइटली सिंपलर फॉर्मेट होता है ये। APA और MLA दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ईयर, APA में जो ईयर होता है वो ऑथर के नाम के साथ लिखा जाता है ब्रैकेट में, या नहीं लिखा जाता, या लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर हम राइटिंग फोकस की बात करें तो APA साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड होता है, MLA एनालिटिकल होता है, इंटरप्रिटेटिव होता है। APA में डेटा, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। यहाँ पर टेक्स्ट, थीम्स, मीनिंग्स ये फोकस करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड राइटिंग होती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप कभी रिसर्च करेंगे तो आपको इतना स्ट्रक्चर फॉलो करने की, अगर आप MLA यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक ना फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं। अगर हम पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर टाइटल पेज होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मेथड्स होंगे, उनके क्या रिजल्ट आए, मेथड्स मतलब एक्सपेरिमेंट क्या किए, उनके क्या रिजल्ट आए, उन पर क्या डिस्कशन हुआ, और फिर रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर ना इतना स्ट्रिक्ट सेक्शन नहीं है, जैसे इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, और कंक्लूजन और वर्क साइटेड है, राइट। APA काफ़ी हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अगर हम टाइटल पेज की बात करें, अगर आप API यूज़ कर रहे हैं तो टाइटल पेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इट इंक्लूड डिटेल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है बट यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, और इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज पर हम लिख देते हैं। हेडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल हेडिंग्स होंगी। ठीक है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड होगा। यहाँ पर मिनिमल यूज़ होगा हेडिंग्स का, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसको आप फॉर्मल, APA का फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, नो पर्सनल ओपिनियन कह सकते हो, फोकस ऑन एविडेंस कह सकते हो। MLA जो है वो एनालिटिकल है, इंटरप्रिटेटिव है, सम फ्लेक्सिबिलिटी भी है टोन में, राइट।
मतलब ये बात करता है रीसेंट स्टडीज़ की, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है एमएलए टेक्सचुअल रेफरेंसेस की, यहाँ पर पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस पेज से रेफरेंस लिया है, राइट। APA reflects scientific thinking, evidence based research, time sensitive knowledge, and MLA reflects literary thinking, interpretation of text, close reading. हम एक शब्द में कह सकते हैं APA is about what research says, right? And MLA is about what the text means, right? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे शिकागो स्टाइल। सो शिकागो स्टाइल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है साइटेशन का, फॉर्मेटिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, विच इज़ यूज मेनली यूज्ड इन लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, एडवांस रिसर्च के लिए। तो शिकागो स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिटेल्ड रेफरेंसिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें डिटेल रेफरेंसिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड डिटेल्ड सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, टू अलाउ फ्लेक्सिबल साइटेशन मेथड्स, टू सपोर्ट डीप रिसर्च एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, एंड टू मेंटेन एकेडमिक क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी, राइट। यहाँ पर दो सिस्टम यूज़ होते हैं। पहला होता है नोट्स एंड बायो, यहाँ पर दो सिस्टम यूज़ होते हैं। पहला है नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। ये ये मोस्टली यूज़ होता है हिस्ट्री, लिटरेचर और आर्ट्स में। इट यूजेस फुट नोट्स यूज़ करता है ये, एंड नोट्स यूज़ करता है ये, एंड इंक्लूड्स अ बिब्लियोग्राफी एट द एंड। जैसे कि कॉलोनियल, जैसे एक लाइन लिखी हमने कि कॉलोनियल सिस्टम रीशेप सोसाइटी सिग्निफिकेंटली, तो ये लाइन ली है हमने, मान लीजिए किसी बुक से। तो यहाँ पर ना ऑथर का पूरा नाम लिखा जाता है, ऐसे जो वो बताया था मैंने आपको AP और MLA, वहाँ पे पहले सरनेम लिखा जाता है फिर फर्स्ट नेम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, शिकागो में पहले फर्स्ट नेम होगा, फिर फुल सरनेम होगा, फिर फुल स्टॉप भी नहीं हो, कॉमा होगा, टेक्स्ट का नाम होगा इटैलिक्स में, फिर पब्लिकेशन का नाम होगा और ईयर होगा ब्रैकेट में, और फिर पेज नंबर होगा, राइट। सो बेसिकली ये थोड़ा सा अलग होता है शिकागो वाला। और दूसरा मतलब इसका जो पहला जो सिस्टम है वो है नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। दूसरा टाइप है इसका, दूसरा सिस्टम ऑथर डेट। ये सोशल साइंसेज में यूज़ होता है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू APA, क्योंकि APA में भी ऑथर और डेट सिस्टम है, आपने पढ़ा ही, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी ऑथर और डेट सिस्टम है। तो ये भी APA से काफ़ी सिमिलर है, ये ऑथर और ईयर फॉर्मेट यूज़ करता है, राइट। शिकागो जो फॉर्मेट है, शिकागो स्टाइल, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यू कैन चूज सिस्टम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं साइटेशन मेथड्स की। सो बेसिकली साइटेशन होता क्या है? Citation means giving credit to the original source from which you have taken ideas, words and information. Simple words में कहें तो telling your reader where your information comes from, right? इसके बहुत इम्पोर्टेंस है। साइटेशन से ही आप अवॉइड कर सकते हैं प्लेजरिज्म को, मेंटेन कर सकते हैं एकेडमिक ऑनेस्टी को। इट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू योर वर्क, इट हेल्प्स रीडर्स टू वेरीफाई सोर्सेज, एंड इट शोज डेप्थ ऑफ रिसर्च। कुछ मेन टाइप्स है, थ्री मेन वेज हैं टू साइट द सोर्सेज। सो जिसमें पहला टाइप है फुट नोट्स। ये बॉटम ऑफ द पेज पर मैंशनड होता है। So the references given at the bottom of the of the same page, it is known as footnotes. ये ना कैसे यूज़ होता है, जैसे आपका कोई टेक्स्ट है और वहाँ आपने रेफरेंस को आपने इंसर्ट कर दिया, तो बॉटम ऑफ द पेज जो आपका जो भी आपका स्टाइल है, MLA, APA, शिकागो स्टाइल, उस फॉर्मेट में आप पेज के बिल्कुल नीचे यहाँ रेफरेंस दे देते हो, तो उसको हम कहते हैं फुट नोट्स। तो ये शिकागो स्टाइल में भी यूज़ होता है, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी में भी यूज़ होता है। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑथर का नाम, बुक का नाम, पब्लिकेशन, ईयर और
पेज नंबर मेंशन करते हैं इसमें फुट नोट्स में. सो एंड so it gives us a detailed explanation. It does not clutter main text and can include extra commentary, right? Footnotes ना एक तरह का secondary layer of meaning create करते हैं, right? So दूसरा टाइप होता है एंड नोट्स. ये एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर होता है. रेफरेंसेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और चैप्टर, राइट. ये काफ़ी सिमिलर होता है फुट नोट से बट कलेक्टेड इन वन प्लेस. मतलब चैप्टर के एंड में जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं ना कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये इसके सोर्सेस क्या है, तो वो उसको हम कह सकते हैं एंड नोट्स. तो ये भी शिकागो स्टाइल में भी यूज़ होता है, एमएलए में भी यूज़ होता है. ये लॉन्ग रिसर्च पेपर्स के लिए यूज़ होता है, राइट. और ये एडिशनल इसमें भी कमेंट्री होती है. इसका भी फ़ायदा है कि ये पेजेस को क्लीन रखता है, ऑर्गेनाइज करता है सारे रेफरेंसेस को एक साथ. एंड नोट सेपरेट मेन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द डिटेल रेफरेंसेस. अगर और थर्ड टाइप होता है इन टेक्स्ट साइटेशन. इन टेक्स्ट साइटेशन जो होता है विद इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बीच में ही ये मेंशन्ड होता है. जैसे ब्रैकेट्स में लिख देंगे यूज, और या फिर सेंटेंस के एंड में लिखेंगे इसको बेसिकली, ठीक है. जैसे इसका हम एमएलए स्टाइल में यूज़ कर लेते हैं. जैसे टेक्स्ट के बीच में हमने ऐसे लिख दिया स्मिथ 23. अगर एपीए स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख देंगे स्मिथ कॉमा और फिर ईयर. ये पेज नंबर मेंशन किया गया है 23 और यहाँ पर ये ईयर मेंशन किया गया है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट. इसको हम कब यूज़ करते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन को? जब कोटिंग हम डायरेक्टली करते हैं, या जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, या फिर हम समराइजिंग करते हैं. इसका फ़ायदा बहुत होता है. जैसे ये बहुत ही क्विक एंड सिंपल साइटेशन है. ये रीडिंग फ्लो को भी डिस्टर्ब नहीं करता. आपको एकदम जैसे बीच में आप कुछ पढ़ रहे हो किसी टेक्स्ट के, तो आपको एंड में नहीं जाना है या चैप्टर के एंड में नहीं जाना है. ये वहीं वहीं पर मेंशन्ड हो जाता है. और ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड है. इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट connection between the ideas and the sources, right? अगर हम इन तीनों की बात करें, फुट नोट्स, एंड नोट्स और इन टेक्स्ट साइटेशन की हम बात करें अगर, तो इनकी जो लोकेशन है, इन टेक्स्ट साइटेशन की लोकेशन विद इन द टेक्स्ट होती है, राइट. और यस, इन टेक्स्ट साइटेशन की जो लोकेशन होती है विद इन द टेक्स्ट होती है फुट नोट की बॉटम ऑफ द पेज में होती है और एंड नोट की एंड ऑफ द पेज होती है, ठीक है. डिटेल लेवल की बात करें अगर हम, तो इन टेक्स्ट साइटेशन शॉर्ट होता है, बाकी फुट नोट और एंड नोट्स डिटेल्ड होते हैं, राइट. और अगर रीडिंग फ्लो की बात करें तो इन टेक्स्ट साइटेशन में रीडिंग फ्लो काफ़ी स्मूथ होता है. फुट नोट में स्लाइटली इंटरप्शन होता है क्योंकि आपको पेज के एंड पे देखना है. और एंड नोट में तो काफ़ी मतलब उसमें तो बिल्कुल एंड में होता है. तो फुट नोट स्लाइट इंटरप्शन होता है, एंड नोट नो इंटरप्शन होता है, एंड में आप देख सकते हो. और इंटेक्स काफ़ी स्मूथ होता है. अगर हम इंटेक्स साइटेशन की बात करें तो इसको कॉमनली हम एमएलए और एपीए में यूज़ करते हैं. फुट नोट को हम शिकागो में यूज़ करते हैं और एंड नोट्स को भी हम शिकागो में यूज़ करते हैं, राइट. सो अब इनको यूज़ कब करना है? आप इन टेक्स्ट साइटेशन का यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट एंड सिंपल रेफरेंस के लिए, और फुट नोट को जब एक्सप्लेनेशन नीडेड है डिटेल में और हिस्टोरिकल राइटिंग में, तब फुट नोट को यूज़ करते हो. और एंड नोट्स को आप रिसर्च वर्क, लॉन्ग रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हो व्हेन यू वांट क्लीन पेजेस, राइट. सो citation methods are not just technical, they reflect different ways of presenting knowledge. इन टेक्स्ट साइटेशन डायरेक्ट है और कंसाइज है, फुट नोट एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी है, एंड नोट ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड है, राइट. अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है, जैसे आप इनकरेक्ट फॉर्मेट यूज़ कर लो, स्टाइल्स को मिक्स कर दो, या फिर विदाउट रेफरेंस लिस्ट आप साइटेशन यूज़ कर लो, या मिसिंग साइटेशन कर दो. तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है. सो साइटेशन मेथड्स आर एसेंशियल टूल्स दैट कनेक्ट रिसर्चर्स आइडियाज टू existing knowledge, ensuring clarity, credibility and academic integrity, right. अब next point है bibliography, works cited, references and annotated bibliography.
सो पहला टर्म है इसमें बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है? बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट अ रिसर्चर हैज़ कंसल्टेड और यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिसर्च वर्क। सो एक लिस्ट होती है सोर्सेज की दैट रिलेटेड टू योर रिसर्च। सो बिब्लियोग्राफी में इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, आप जिनको आपने साइट किया अपने काम में, इसको एट द एंड ऑफ योर रिसर्च बिब्लियोग्राफी में लिखा जाता है। मतलब जितना भी काम आपने बीच बीच में अपने, मतलब हर एक चैप्टर में आपने जो साइट किया उसकी पूरी एक लिस्ट बना के बिब्लियोग्राफी में लिख दी जाती है। एंड द सोर्सेज यू रीड बट मे नॉट हैव साइटेड। और भी कोई टेक्स्ट होता है जिसको आपने एंड नोट फुट नोट में नहीं लिखा, ना ही रेफरेंसेस में लिखा है, तो वो वर्क भी बिब्लियोग्राफी में ऐड किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ब्रॉडर देन रेफरेंस। ये रेफरेंस से अलग होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस होता है कि इसमें वो उस काम को भी लिख दिया जाता है जो कि आपने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर जितने भी सोर्सेज होते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, इसमें क्रेडिट दिया जाता है ओरिजिनल ऑथर्स को। ये प्लेजरिज्म अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस होता है। अगर हम बिब्लियोग्राफी के पर्पस की बात करें तो यहाँ पर हम एक्नॉलेज करते हैं ओरिजिनल ऑथर्स को, राइट। ओरिजिनल ओजी बताए ना, ओरिजिनल ऑथर्स को। और यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं प्लेजरिज्म को, क्योंकि आपने ये बता ही दिया कि ये जो प्रॉपर मतलब आपने ये शो कर दिया कि आपका जो काम है एक प्रॉपर रिसर्च पर बेस्ड है, तो प्लेजरिज्म अपने आप ही अवॉइड हो गया। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस को। इट सपोर्ट्स योर आर्ग्यूमेंट्स विद अ रिलायबल सोर्सेस, और ये हेल्प करता है रीडर्स को। कैसे? रीडर्स कैन वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, दे कैन एक्सप्लोर फर्दर रीडिंग। और ये शो करता है रिसर्च डेप्थ को। अ स्ट्रॉन्ग बिब्लियोग्राफी शोज यू हैव डन सीरियस एंड वाइड रीडिंग, राइट। ये दो टाइप की होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इसमें, मतलब द ओरिजिनल मटेरियल बीइंग स्टडीड, जैसे कि नॉवेल्स, पोएम, प्लेज, ये सब आता है इसमें। सेकेंडरी सोर्सेज में जो भी एनालिसिस है और जो क्रिटिसिज्म है प्राइमरी सोर्सेज का, जैसे कि बुक्स बाय क्रिटिक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, वो यहाँ पर आते हैं। इसमें टर्शरी रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि ऑप्शनल होता है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, ये सब इसमें आते हैं। बिब्लियोग्राफी एंट्री में कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें बेसिक एलिमेंट होते हैं, ऑथर का नाम, टाइटल ऑफ द वर्क, पब्लिशर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, इसमें लिखा जाता है। तीन स्टाइल है हमारे पास, एमएलए, एपी और शिकागो। तीनों में अलग तरह से लिखा जाता है, राइट। जैसे अगर आप एमएलए से लिख रहे हो तो आप पहले ऑथर का सरनेम लिखोगे, फिर उसका फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर इटैलिक्स में ओरिजिनल टेक्स्ट का नाम लिखोगे, फिर पब्लिशर का नाम लिखोगे और ईयर लिखोगे। अगर आप एपीए में हैं तो ऑथर का सरनेम लिखोगे, पहला लेटर का इनिशियल लिखोगे, फिर ईयर लिखोगे, पब्लिकेशन का ईयर, फिर नॉवेल का नाम और फिर पब्लिकेशन। और अगर आप शिकागो स्टाइल में हो तो आप ऑथर का सरनेम, फिर उसका नाम, फिर इटैलिक्स में ओरिजिनल वर्क, फिर लोकेशन लिखोगे, मतलब कहाँ पर ये काम पब्लिश हुआ, वो जगह का नाम लिखोगे, फिर पब्लिकेशन का नाम लिखोगे कॉलम्स में, फिर ईयर लिखोगे। सो कुछ की रूल्स हैं बिब्लियोग्राफी लिखने के, जैसे कि अरेंज द एंट्रीज अल्फ़ाबेटिकली। जो ऑथर के लास्ट नेम से आप शुरू करते हैं ना रेफरेंस करना, बाय बिब्लियोग्राफी लिखना, उसको आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। बुक टाइटल्स के लिए आपको इटैलिक्स यूज़ करने हैं। साइटेशन स्टाइल के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। हैंगिंग इंटेंट यूज़ करना है और कंप्लीट डिटेल इंक्लूड करनी है, राइट। अब हम बात करते हैं एनोनेटेड बिब्लियोग्राफी। एनोनेटेड बिब्लियोग्राफी को हम कह सकते हैं कि ये बिब्लियोग्राफी का एडवांस कॉन्सेप्ट है। इस जैसे कि बिब्लियोग्राफी जो है इसमें साइटेशन, समरी, इवैल्यूएशन होता है, राइट। तो एनोटेटेड जो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी होती है, ये एक लिस्ट होती है सोर्सेज की, इसमें बुक्स, आर्टिकल्स, सब कुछ होता है। वेयर ईच एंट्री इज फॉलोड बाय अ शॉर्ट नोट, मतलब यहाँ पे एनोटेशंस होते हैं। जैसे कि आपने बिब्लियोग्राफी लिखा, बिब्लियोग्राफी में ऐड कर दिया एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच सोर्स।
सो एनोटेशंस का मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी सोर्स का नाम लिखोगे और उस सोर्स की समरी लिखोगे और इवैल्यूएशन भी करोगे ऑफ इट्स यूज़फुलनेस, कि आपने किस तरह से उस पर्टिकुलर सोर्स को यूज़ किया, और वो टेक्स्ट, वो पर्टिकुलर बुक आपके रिसर्च के लिए कैसे रेलेवेंट थी वो भी आप इसमें बताओगे, राइट। तो इसका पर्पस यही होता है कि जो भी सोर्सेज है उनकी एक्नॉलेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग भी हो। आपने एक्नॉलेज किया ओरिजिनल टेक्स्ट को, लेकिन उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें आएगा, ठीक है। आप इसमें आप एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में आप सोर्सेज की इवैल्यूएटिंग करते हैं कि ये कितना यूज़फुल था, कितना रिलायबल था, कितना रेलेवेंट था। ये आपकी सब रिसर्च को सपोर्ट करता है। इट शोज़ हाउ ईच सोर्स कंट्रीब्यूट्स टू योर टॉपिक एंड इट डेवलप्स रिसर्च स्किल्स, क्योंकि इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, एनालिटिकल एबिलिटी इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और एनोनेटेड एनोटेटेड सॉरी मैं बार बार इसको गलत, एनोटेटेड जो बिब्लियोग्राफी होती है ये आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए लिटरेचर रिव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट बिकम्स द बेस ऑफ राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें साइटेशन होता है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट MLA AP या शिकागो में लिखा जाता है साइटेशन को, और एनोटेशन को शॉर्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है, यूजुअली 100 to 150 वर्ड्स में लिखा जाता है इसकी समरी को, जिसमें मतलब इसके एक शॉर्ट एनोटेशंस को लिखा जाता है जिसमें एक समरी होती है, मतलब मेन आइडिया ऑफ द सोर्स लिखा जाता है, इवैल्यूएशन लिखा जाता है कि सोर्स कितना रिलायबल है और क्या इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, और इसमें रेलेवेंस भी लिखा जाता है, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर योर रिसर्च, राइट। सो ये हो गया इसके बारे में। रेफरेंस को मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रेफरेंस का क्या यूज़ होता है। रेफरेंस बेसिकली वो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं जिसको आपने डायरेक्टली यूज़ किया है। रेफरेंसेस आर अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव एक्चुअली साइटेड विद इन योर रिसर्च पेपर, राइट। मतलब जिसको आपने डायरेक्टली यूज़ किया है और साइट किया है अपने वर्क में, फुट नोट्स एंड नोट्स के ज़रिए। So every source mentioned in your text must appear in the reference list, and every entry in the text list must be cited in the text. So this creates a one-to-one connection, right? इसका पर्पस, रेफरेंस लिखने का पर्पस है कि आप क्रेडिट देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं ओरिजिनल ऑथर्स वर्क को, प्लेजरिज्म अवॉइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, और इट प्रोवाइड्स एविडेंसेस फॉर योर क्लेम्स एंड इट हेल्प्स द वेरिफिकेशन। रीडर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं आपकी रिसर्च को, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आपके सोर्सेज को वेरीफाई कर सकते हैं, and it maintains academic integrity, it ensures your work follow ethically and standards, right। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे सभी कंसल्टेड सोर्सेज को लिया जाता है, रेफरेंस में सिर्फ साइटेड सोर्स को लिया जाता है। ये काफ़ी ब्रॉड है, बिब्लियोग्राफी ये लिमिटेड है। ये बिब्लियोग्राफी जो है ये शिकागो जनरल रिसर्च में यूज़ होता है, और रेफरेंसेस जो होते हैं वो सारे रिसर्च पेपर्स APA सब में यूज़ होता है, राइट। तो रेफरेंसेस स्पेसिफिक है और बिब्लियोग्राफी कॉम्प्रिहेंसिव है, राइट। अब जो कि ये पूरा चैप्टर था साइटेशन के लिए, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो एट द एंड वी शुड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटेशन। सबसे पहली चीज़ इट अवॉइड्स plagiarism. Citation helps you to avoid intellectual theft. When you cite you acknowledge the original author, but when you don't cite it becomes plagiarism. So this is the most important reason. Second is it builds a academic credibility, it builds an academic integrity. Citation reflects honesty, ethical responsibility, respect for intellectual work. It shows you are responsible researcher, right, and it gives credit to original authors, right. So every idea has an honor. Citation ensures um, proper recognition, right. It's a kind of to give respect to intellectual property. It's a respect for scholarly contribution. So research is built on others knowledge. It strengthens your argument. It shows the depth of research. When you support your ideas with sources, your arguments becomes more convincing. It gains academic authority. Like instead of saying this is true,
You show the scholars also supported this idea, right? So it helps reader to verify your information. Citation allows readers to check the original source, confirm accuracy, explore further, and this increases transparency. डेप्थ ऑफ रिसर्च की बात करें तो अगर एक वेल साइटेड पेपर है तो वो वाइड रीडिंग शो करेगा, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करेगा और एक एंगेजमेंट क्रिएट करेगा विद स्कॉलरशिप. सो इट रिफ्लेक्ट्स योर रिसर्च एफर्ट्स. इट कैन citation connects your work to existing knowledge. It creates a link between your ideas and previous research. So this makes your work part of an academic conversation. It improves credibility. Proper citation makes your work reliable, professional, and trustworthy. Without citation, work seems weak and doubtful. It helps in further research. Your citation help others to find sources easily, to continue research, and research became a chain of knowledge. And it is very important to make a deep conceptual understanding. Citation is not just a technical requirement, it is a system of acknowledgement, verification, knowledge sharing. And without citation, research becomes isolated, knowledge becomes untraceable. And but with citation, it becomes connected and credibility. राइट. सो यहीं पर ये क्लास हम ख़त्म करते हैं. इसके साथ ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाता है. सो ये यूनिट 2 काफ़ी छोटा था कंपैरेटिवली यूनिट 1 के. तो in this unit we have explored the fundamental aspects of academic writing, especially the role of style manuals, citation methods, and notes, references, and bibliography. We understood how different styles like MLA, APA, and Chicago provide structured guidelines for presenting research in a clear and professional manner. We also examined the importance of proper citation, which ensures academic honesty and prevents plagiarism. The discussion on in-text citations, footnotes, endnotes help us to understand how sources are integrated into research writing. Further, we learned the distinction between references, bibliography, annotated bibliography, and how each serves a unique purpose in organizing and evaluating sources. So, overall, this unit emphasizes that academic writing is not just about ideas but also about how those ideas are presented, supported, and documented. So, to conclude this class, I must say academic writing is a discipline of both thought and form. While ideas give meanings, proper citation and structure give them credibility. As researchers and students, it is essential to follow a consistent style manual and use accurate citations, maintain clarity and integrity in writing. So these practicals not only enhance the quality of your work but also make you a responsible and credible scholar. So thank you so much for being here. We'll meet you in the next class with another unit. Thank you so much.